So once again, good morning to all the students of class 8. I am Engineer Kumar Harshavardhan. I have been taking class on behalf of Pride University School, Rajdhan Khagaria Main School, one of the best schools in the district. We don't only say it, but we do it. है ना। तो टिल द लास्ट क्लास हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या रोल था, उनके साथ और जो 6 मेंबर्स थे उनका क्या रोल था। फिर हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा है, जो सारी पार्टियां जो हैं, जो आप कह सकते हैं महागठबंधन पार्टियां जो है, जो सेक्युलर की बातें करती हैं हमेशा। सेक्युलरिज्म क्या है, मैंने आपको सेक्युलरिज्म का सही मतलब बताया कि एक्चुअली में ये सेक्युलरिज्म क्या होता है और इसको लेके किस तरह से जो है नेता लोग जो है, पार्टियां लोग जो है, इसको बनावटी करके हमारे खिलाफ ही हमें जो है भड़काती हैं और अपना फायदा उठाती हैं। फिर हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या फर्क है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किस तरह से इंपोज होते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कहाँ तक पढ़ा था? टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। फिर हमने पढ़ा था टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। और फिर हमने पढ़ा था टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टू प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमें जो है अपनी भारत की जो कल्चर है, जो पुरानी हमारी सभ्यता है ना, उसको हमें बनाए रखना है, बचाए रखना है। द स्टेट शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि अगर ऐसा स्टेट करेंगे तो क्या है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है वो बनी हुई रहेगी। पहला है टू प्रमोट ऑल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो भी हमारे धरोहर है, पुरानी धरोहर है, हमारे पुराने राजा महाराजाओं के महल हैं, और भी अलग अलग ब्रिटिशर्स के जो भी चीज़ हैं, फिर प्लस जो हमारी अपनी सभ्यता है ना, किस तरह से हमारे पुराने गांव हुआ करते थे, किस तरह से वहाँ पे, जैसे अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है, पाली पेंटिंग बहुत ही फेमस है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमारी पुरानी धरोहरें हैं, ये सब जो है हमारी पुरानी कल्चर्स हैं, जिसको हम किस तरह से अलग तरह से पॉट यहाँ बनाया करते थे, अलग अलग आकार में जो है बिहार में जो है पॉट्स बना करते थे, अलग अलग जगहों पे पॉट्स बना करते थे। दरभंगा जो हमारा मिथिला प्रदेश है, वो वहाँ पे अलग कल्चर है। फिर अगर आप किसी और बिहार में जाएंगे, गया साइड जाएंगे, तो वहाँ कोई और कल्चर है। तो इन सभी चीज़ों को जो है हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी चीज़ें हमारी ख़त्म हो रही है, ध्वस्त हो रही है, उसे क्या करना है, उसे हमें ले जाके म्यूजियम्स में रखना है, या फिर वहीं पे जो है एक ऐसा जगह बना देना है जहाँ पे कि लोगों को जो है, वो लोग वहाँ जा सकते हैं और हमारे कल्चर्स को, हमारी सभ्यता को देख सकते हैं, ना कि उसे ऐसे छोड़ दिया जाए ताकि वो समय के साथ बर्बाद होता चला जाए। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, और हमें जो है, जो भी हमें एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो भी ऐसे स्पीसीज हैं जो अब खत्म होने के कगार पे है ना, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, जैसे कि बीच में क्या हुआ था कि टाइगर ही एंडेंजर्ड हो गया था, मतलब टाइगर ही खत्म होने के कगार पे थे। तो क्या किया, फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा मुहिम चलाया टाइगर को बचाने के लिए। काफ़ी लोग उसमें जुड़े, काफ़ी लोगों ने उसमें हाथ मिलाया, और फिर आज जो है काफ़ी अच्छी हमारे देश में जो है टाइगर की संख्या हो गई। लेकिन एक समय ऐसा था 2010-2014 के बीच में कि टाइगर हमारे देश में बिल्कुल ही खत्म होने वाले थे, मतलब बिल्कुल ही समाप्त होने वाली थी। ये जो टाइगर की जाति है, ये बिल्कुल हमारे देश में समाप्त होने वाली थी। तो इसे क्या किया, फिर सरकार ने मुहिम चलाया, सरकार ने कई सारे पॉलिसीज बनाए, कई सारे स्टेप्स लिए, कई सारे हार्श स्टेप्स लिए, जिसके कारण कि जो है टाइगर्स को हम बचा सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा है सलमान खान के ऊपर चिंकारा का केस चल रहा है, उसने चिंकारा को मार दिया था। तो क्या है, ऐसे जो आप हंटिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। ये हंटिंग करना जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आप ऐसे ही किसी भी जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब जानवरों को जो है बचा के रखना है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब हमें जो है आपस में दूसरे देशों में भी भाईचारा बना के रखना है। टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपस में दूसरे देशों में भी जो है हमें क्या करना है, भाईचारा बना के रखना है। हमें दूसरे देशों में भी भाईचारा बना के रखना है, ताकि जो है दूसरे देश हमारे ऊपर हमला ना करें, या फिर हमारी इकोनॉमी जो है उस देश के कारण जो है खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप मानेंगे
अभी अभी आप लेंगे जो कोविड-19 का दौर है, ये चाइना के द्वारा किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये चाइना के द्वारा किया गया है। और हमारे रिलेशन जो है इंडिया के चाइना के साथ अच्छे भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ अच्छे भी नहीं है। तो अगर अभी एक वॉर हो जाए, है ना, अभी आपने देखा है कि अभी टिबेट वहाँ पे, सॉरी टिबेट पे नहीं, अभी जो है वॉर की सिचुएशंस है इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। अभी वॉर की सिचुएशन है लेह लद्दाख में, वहाँ पे जो है क्या है, वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स भी हैं, इंडियन ट्रूप्स भी हैं। तो वहाँ पे एक बार छोटी भिड़ंत भी हो चुकी है, जिसमें हमारे देश के जवान भी घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, जो देश के लिए जिन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया है। तो क्या हो, अगर एक बड़ा वॉर हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, तो क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी पहले से ही कोविड-19 से ग्रस्त है। कोविड-19 के कारण क्या है, हमारी इकोनॉमी पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में है। कोविड-19 के कारण जो है इकोनॉमी जो है क्या हो गई, हमारी इकोनॉमी जो है -24% पे चली गई है। जो हमारी जीडीपी है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज नथिंग बट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। जितना भी हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जो होता है, बनता है, जितने भी हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज जो बनता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। वो अभी -24% है। अगर इस जीडीपी को हमें ठीक करना है, अगर इस जीडीपी को हमें ठीक करना है, और उसके लिए अगर हम 7 से लेकर 10% की रफ्तार से भी चलेंगे, है ना, इस जीडीपी को अगर हमें ठीक करना है, और हर साल दर साल अगर हम 7 से लेकर 10% की रफ्तार से भी चलेंगे, तो भी हमें ये जीडीपी को ठीक करने में 2.5 से 3 साल का समय लग जाएगा। तो भी हमें इस जीडीपी को सही करने में जो है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सही करने में, हमारे देश की इकोनॉमी को सही करने में जो हमें 2.5 से 3 साल लग जाएगा। ये तब की सिचुएशन है जब सिर्फ कोरोना आई हुई है हमारे देश में, कोरोना का प्रकोप है हमारे देश में नहीं, जबकि पूरे ही विश्व में। लेकिन चूंकि हमारा देश डेवलपिंग है, उतना विकसित नहीं है ना, उसका कई कारण है, आप सब जानते हैं, उसके कई कारण है। विकसित न होने के कारण सबसे बड़ा कारण है जो हमारे अनपढ़ नेता लोग हैं। सबसे बड़ा तो ये अनपढ़ नेता लोग कारण है, क्यों कारण हो रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल सी सोचने वाली बात है, अगर किसी आदमी को मान लीजिए सैलरी मिल रहा है, तो मतलब ये उसकी नौकरी है, और अगर वो उसकी नौकरी है तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई नौकरी लेना है, आपको सैलरी चाहिए महीने महीने, तो आप उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। लेकिन नेताओं लोग को भी सैलरी मिलती है, सैलरी के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन उनके लिए तो कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है, उनके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 8वीं फेल, 9वीं फेल देश का बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है ना, 4थी फेल यहाँ पे MP MLA बनना चाहता है ना, तो उसके लिए भी प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, है ना, आपके लिए एक सर्टेन मिनिमम डिग्री होनी चाहिए, और तब आप जनता के बीच में जाएंगे। किसी जातिवाद पे बात करके आप यहाँ पे जनता को बरगलाएंगे, और कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि जनता जो है उनकी बातों में आके बरगला जाते हैं, और थोड़े से कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ चिकन के लिए, मीट के लिए जो है अपने वोट को जो है बेकार करते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है। तो ये बात है यहाँ पे कि अगर हमें अभी हमारा जीडीपी जो है -24% है, मतलब देश की आर्थिक स्थिति अभी बहुत ही खराब है। तो अगर इसे हमें सही करना है, तो अगर हम 7 से 10% की दर से भी, की रफ्तार से अगर हम बढ़ेंगे, तो भी हमें ये 2.5 से 3 साल लग जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है, टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसके कारण क्या हो कि हम चाहते हैं कि वॉर ना हो। अगर वॉर हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, तो क्या होगा, स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अगर वॉर हो गया इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये जो है ये और भी नीचे घट के पता नहीं है कहाँ तक जा सकता है ना। तो हमें उससे उभरने में जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, या हो सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा जाए कि हम उससे उभर ना पाए, है ना। तो कोई नहीं चाहता है वॉर हो। अगर वॉर नहीं चाहता है तो उसके लिए क्या है, हमारे रिलेशन जो है दूसरे कंट्री के साथ अच्छे होने चाहिए। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, मतलब दूसरे देशों के साथ हमारी जो है आपस में अच्छी बननी चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, है ना। टू मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशनशिप विद अदर नेशंस, है ना। तो हमारे जो है अदर कंट्रीज के साथ जो है अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, या कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, हमारे जो है टेक्नोलॉजिकल हो, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉज, और जो दोनों देश के बीच में एक लॉ बनता है,
है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की देखें तो हमारे पास इंडस ट्रिटी है। इंडस ट्रिटी मतलब कि भारत से की जो पानी जाती है इंडस की, जो बहुत अधिकतर इंडस रिवर जो है, इंडस एक रिवर है जो अधिकतर पाकिस्तान में फ्लो करता है, उसके कुछ पार्ट्स इंडिया में भी फ्लो करते हैं। तो उसके बीच में एक ट्रिटी है हमारे और उस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लॉ बना हुआ है कि किस तरह से हम उस रिवर को इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए, पानी के उपयोग के लिए किस तरह से हम उस रिवर को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें एक दूसरे का जो है इज्जत करना पड़ेगा। एक कंट्री और दूसरे कंट्री जो लॉ बनाते हैं उस लॉ का हमें इज्जत करना पड़ेगा, उस कानून का हमें इज्जत करना पड़ेगा और हमें वो कानून को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, दैट इज द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग अ डिसएग्रीमेंट बाय समबडी हु इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। मतलब अगर किसी दो देश के बीच में किसी भी चीज पे विवाद है तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो कि उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सपोज एक कंट्री मान लीजिए इंडिया है, एक कंट्री मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है। दो कंट्री के बीच में किसी एक्स फैक्टर पे जो है डिस्प्यूट है, मतलब किसी एक्स फैक्टर पे डिस्प्यूट है, तो हमारे पास एक ऐसा और इस कंट्री से भी, इंडिया से भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से वाई होना चाहिए और यहाँ से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से जेड होना चाहिए जो इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना हो, मतलब जो इस दोनों की लड़ाई में, इस एक्स फैक्टर की लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, है ना, उससे उसका लेना देना कुछ नहीं हो। लेकिन ये दोनों जाके जो है, ये दोनों क्या न्यूट्रल की तरह एक्ट करेंगे, दे बोथ विल एक्ट एज अ न्यूट्रल। ये दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रल की तरह एक्ट करेंगे। ये दोनों जाएंगे उस पे, ये दोनों की बैठक होगी और फिर ये दोनों जो है आपस में इस दोनों देश को समझा के उस चीज को खत्म करेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है और ऐसा ही होता है। तो इन सभी चीजों को आपको समझना है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ये क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं आपस में, दो तीन देशों के बीच में, दो देशों के बीच में, या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में जो है किस तरह से जो हम आपसी सहमति बना के, भाईचारा बना के आगे बढ़ सकते हैं और अपने ही देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखा है, दोज स्टेट्स व्हिच फेवर अ पर्टिकुलर रिलीजन आर कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट्स, है ना। ऐसे स्टेट्स जो पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करें, फॉर एग्जांपल एक स्टेट एक्स है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट एक्स है, अगर ये हिंदूज को फेवर करता है, या फिर फॉर एग्जांपल एक स्टेट वाई है अगर ये मुस्लिम्स को फेवर करता है, या फिर फॉर एग्जांपल एक स्टेट जेड है अगर ये क्रिश्चियंस को फेवर करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट्स। थियोक्रेटिक स्टेट, THEOCRATIC थियोक्रेटिक स्टेट्स। they are unlike secular states which are impartial towards one religion। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि these states, state X, state Y and state Z are not secular state, क्योंकि मैंने आपको सेक्युलरिज्म का मतलब ही बताया है, धर्मनिरपेक्ष। किसी भी धर्म को जो है आप अलग से ना ट्रीट करेंगे, है ना, उन्हें अलग से बढ़ावा ना देंगे, सबको जो है बराबरी का ट्रीटमेंट मिलेगा, बराबरी का बढ़ावा मिलेगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा, उसे ही हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। जो हर पार्टी, जो अभी भी आप सुनेंगे बिहार में चुनाव होगी तो लोग बोलेंगे सेक्युलर नहीं है, ये जो पार्टी है ये सेकुलर नहीं है, सेकुलर। आप उन्हें बताइएगा भाई सेकुलर का आप मुझे मतलब बता दो क्या होता है। हाँ, सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष होता है। तो क्या वो पार्टी अलग धर्म के लोगों को उठा के मारती है, उस धर्म के लोगों को उठा के मार रही है, इस धर्म के लोगों को उठा के मार रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सब जो है सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है जो लोग खेलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से खेलते हैं, है ना। वैसे जनता को, जो अनपढ़ जनता है उसे बुर्बक बनाने के लिए, जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो फिर भी समझ रही है, लेकिन जो जनता वोटिंग करती है वो तो अधिकतर अनपढ़ जनता ही होती है जो वोटिंग करती है। पढ़े लिखे लोग कभी वोटिंग करने नहीं जाते, क्योंकि वो तो घर में बैठ के चाय पीते रहते हैं और कहते रहते हैं भाई देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। और जो वोटिंग करने जाते हैं उन्हीं चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये उन्हीं लोगों को जो है टारगेट बना के उन्हीं लोगों को जो है टारगेट करती हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, that is about fundamental rights। अब हम पढ़ेंगे about the fundamental rights। we have 6 fundamental rights, ये बहुत ही important है जो आपको पढ़ना है। the 6 fundamental rights हमें बहुत ही important है, हमारा जो मौलिक अधिकार है ये, जो हमसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता है। that is the 6 fundamental rights। The 6 fundamental rights वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं, ये देश के हर नागरिक के लिए
फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है द राइट टू इक्वालिटी, मतलब बराबरी का हक। पहला है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्या है आपका राइट टू फ्रीडम, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं राइट टू फ्रीडम। दूसरा क्या है आपका राइट टू फ्रीडम। दूसरा क्या है राइट टू। तीसरा क्या है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब आपका जो है दुरुपयोग नहीं हो, है ना। जैसे बच्चों का क्या होता है, बच्चों का महिलाओं का दुरुपयोग करते हैं लोग, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत गलत काम करते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीज जो है ना हो। तीसरा क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हो सकता है कि आपके घर में आप हो सकता है हिंदू हो, आप हो सकता है मुसलमान हो, आप हो सकता है सिख हो, या आप हो सकता है ईसाई हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप हिंदू हैं, लेकिन आपको अगर मन है कि नहीं मुझे जो है क्रिश्चियनिटी ज़्यादा पसंद है, या मुझे जो है सिखिज्म ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस रिलीजन को अडॉप्ट करूं, मैं उस रिलीजन को जो है मानूं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत जो है नहीं रोक सकती है उस रिलीजन को मानने से, बनस्पति कि आपको आपका जो है हक वो पता होना चाहिए। तो क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैं जैसा चाहूं जिस रिलीजन को चाहूं उस रिलीजन को मैं मान सकता हूं। फिर नेक्स्ट क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हर एक बच्चे को हक है कि 14 साल तक की उम्र तक वो पढ़ाई कर सके। अगर किसी के माँ बाप उसे रोकते हैं तो वो बच्चा चाहे तो उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकता है ना। 14 साल तक ये लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 21A। किस आर्टिकल में आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि हर बच्चे को हक है 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा मुहैया कराया जाए। और अगर आपको नहीं कराया जाता है तो आप इसके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, आप अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है बच्चों को ये पता होना चाहिए, या फिर अगर बच्चों को पता नहीं है तो वहाँ के जो सरकारी यंत्र है ना, और आप जानते हैं सरकारी यंत्र किस तरह से काम करती है, वो भगवान भरोसे ही काम करती है। तो उस यंत्र को जो है जाके गांव गांव कस्बे कस्बों में देखना है कि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके माता पिता से बात करनी है, उन्हें समझाना है, और वो फिर भी नहीं तैयार हैं तो फिर जो जो दंड उनके लिए निर्धारित है उन्हें वो दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी होता नहीं है क्योंकि सरकारी यंत्र है, सरकारी यंत्र तो आपको पता है लोग सरकारी नौकरियां क्यों खोजते हैं, है ना। वो सबसे पहली बात है वो जॉब सिक्योरिटी के लिए खोजते हैं, काम करने के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं खोजता है। क्योंकि अगर जिसे काम करने की इच्छा है तो दुनिया में उसे काम की कमी नहीं है, काम उसे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन चूंकि लोग अपना टाइम पास करने के लिए खोजते हैं, अपना समय निकल जाए उसके लिए वो सरकारी नौकरियां खोजते रहते हैं। तो इसमें क्या है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो लास्ट है हमारा राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई लोग अगर यूपीएससी यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, तो इन सबको आपको जो है बहुत ही डीप में बहुत ही अंदर जाके इसको पढ़ना होगा। अब हम एक बाय एक सबको देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 जो एजुकेशनल राइट्स देता है वो क्या है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं जो है राइट टू इक्वालिटी। इट इज एन इंपॉर्टेंट राइट एंड लेज द प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ ऑल द राइट्स एंड लिबर्टीज। इट्स मेन फीचर्स आर, जो इसके मेन फीचर्स हैं, क्या क्या उसके मेन फीचर्स है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत पहला जो आता है आपको, जो सबसे पहला आता है वो है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष आपको जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए। आपको आपकी जातिवाद के ऊपर, आपको आपके रिलीजन के ऊपर, आपको आपके धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर या फिर कोई और आपके जेंडर के ऊपर, मेल फीमेल के ऊपर जो है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सबको जो है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो
सरकारी यंत्र में हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर देश का आम आदमी हो, हर किसी के लिए जो है लॉ बराबर होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जबकि आम जीवन में ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ नहीं चलता, ये आप लोग सब भी जानते हैं। सो इट स्टेट्स दैट ऑल द सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, है ना। हर सिटीजन को जो है इक्वली प्रोटेक्ट करना है, सबको संरक्षण देना है इस देश के कानून के द्वारा। इट मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी इन चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता है जो देश का नागरिक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर के ऊपर, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। 3 आते हैं जिसे हम किन्नर बोलते हैं। पहला तो एक मेल हो गया, पुरुष, फीमेल लड़कियां, और फिर ट्रांसजेंडर जो पुरुष और महिला दोनों ही होते हैं, उन पे भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन, किस धर्म के हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ, आपने कहाँ पैदा लिया है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बिहार में रह रहे हैं, अगर आप यूपी में पैदा लिए हैं, तो इससे जो है आपकी जो राइट्स हैं वो बिल्कुल ही खत्म नहीं होती है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहीं भी पैदा लिए हैं, लेकिन उस पर जो है कोई भी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, है ना। सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, है ना, टू पब्लिक एरिया। मतलब कि आप किसी भी लोग को उसके जाति के ऊपर, उसके धर्म के ऊपर, उसके रंग के ऊपर, उसकी सेक्स के ऊपर, है ना, या फिर उसके लिंग के ऊपर जो है आप ये भेदभाव नहीं कर सकते। उससे सोशली मतलब उससे सामाजिक भेदभाव, है ना, और सोशल इक्वालिटी एंड एक्सेस टू पब्लिक एरिया, और हर जगह पे उन्हें भी जाने का हक है। फॉर एग्जाम्पल पहले ज़माने में अगर आप देखें, पहले ज़माने में हुआ करता था कि अगर कोई हरिजन है तो उसे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उसके हाथ का पानी लोग नहीं पीते थे। आज भी गांव में ये चीज़ मैंने देखा है ना, मैं भी गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है, ये आज भी गांव में है, चलता है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं चलता है जिस पैमाने पे पुराने ज़माने में चला करता था। जैसे हरिजन्स हैं तो उसे तो उन्हें नीचे बैठना है, कोई अगर कोई हरिजन है तो उसे नीचे बैठना है, ज़मीन पे ही बैठना है, कुर्सियों का इस्तेमाल नहीं करना है, सोफ़ा का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं, उसका छुआ हुआ हम ले नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत हद तक 90% के हद तक ये ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी मोड़ी 10% बाकी है, आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों पर भेदभाव नहीं करना है। तीसरा क्या है, इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर हम रोजगार में जो है इन लोगों पे भी भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, जो है ना। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा। हर किसी को हक है बनने का, हर किसी को हक है अपना अधिकार लेने का, लेकिन सही तरीके से वो अधिकार लेना चाहिए, गलत तरीके से वो अधिकार हड़पने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको किसी जैसे कि सरकार क्या करती है, सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, 50% ऑलमोस्ट सीट्स रिजर्व है और 50% सीट्स अनरिजर्व हैं, तो क्या इक्वल एम्प्लॉयमेंट सरकार ने अपॉर्चुनिटी दिया। सरकार ये मानती है कि जो बड़े जाति के लोग हैं वो जन्मजात से बहुत ही बड़े हैं, मतलब हमें रिच पैदा होते हैं, उनमें कोई गरीब पैदा नहीं होता है, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनमें जो है हर लोग गरीब ही पैदा होता है। तो इन्हें 50% रिजर्वेशन दिया जाए और बड़ी जाति के लोग जो है इनको रिजर्वेशन ना दिया जाए। लेकिन क्या ये सही आंकड़े बताते हैं? क्या कोई फॉरवर्ड में, क्या कोई अपर कास्ट में कोई गरीब नहीं होता है? होते हैं, वहाँ भी गरीब होते हैं। और क्या लोअर कास्ट में लोग अमीर नहीं हैं? ऐसे मैं आपको लाखों नाम गिना सकता हूँ जो लोग लोअर कास्ट में और अमीर हैं, जिनके पिताजी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और वो आज भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आज भी एम्प्लॉयमेंट में या कहीं पे भी जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका परिवार जो है आज भी फ़ायदा उठा रहा है। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने ये कहा था कि आप जो पिछड़े लोग हैं, है ना, उनको मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दें और उसके बाद जो है ये रिजर्वेशन को ख़त्म कर दें। उन्होंने ये कहा था कि आप अगले 20-30 सालों में क्या करें कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको जो है उन सभी लोगों को जो है
समानांतर में लाके लोगों के खड़ा कर दें और फिर जो है इसको जो है खत्म कर दें, इस जो ये जो आपका रिजर्वेशन है इसे खत्म करें। लेकिन हमारे नेताओं ने क्या किया, उनके लिए ये कमाई की जरिया बन गई। आज आप देखेंगे यहाँ आंदोलन हो रहा है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, हर कोई आरक्षण मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों की पैदावार की हुई चीज़ है, और जब तक ये पैदा होते रहेंगी तब तक जो है उनके घर में जो है रोटियां चलती रहेंगी, उनके घर में ऐशो आराम चलता रहेगा। जिस दिन ये बंद हो गया, जिस दिन ये चीज़ बंद हो गया, जिस दिन रिजर्वेशन बंद हो गया, जिस दिन उन लोगों ने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, उस दिन से जो है उनका पतन जो है शुरू हो जाएगा। उनका मतलब नेताओं का पतन जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो नो पर्सन आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस, ये तो पढ़ लिया हमने। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, किसी के भी ऊपर एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, हर एक व्यक्ति जो है अगर उसके पास एक मिनिमम डिग्री है तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि हमारे द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो आपको छुआछूत की जो है उसे खत्म करना है। तो वो हमारे देश में लगभग खत्म ही हो चुकी है, ना के ही बराबर है, जो बहुत ही कम परसेंट बाकी है। वो भी धीरे धीरे आने वाले समय में जिस तरह से जो भी अभी ये अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं वो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं, वही लोग अभी इसे फॉलो करते हैं। वरना हमारी जनरेशन या हमारे पीछे वाली पीढ़ी भी जो है इसे उतनी फॉलो नहीं करती है। जो हमारे बहुत ही पुराने जनरेशन है, दादा के हो गए, नाना के, वो अभी इसे थोड़ा थोड़ा फॉलो करती है, लेकिन वो भी बहुत कम हो चुका है। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी को जो है छोटी जात वालों को छोटी जात बोलना अच्छा नहीं लगता था। तो गांधी जी ने क्या किया, उनके लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया, जिसको वो हरिजन्स कहते थे। तो वो क्या कहते थे, गांधी जी उन्हें हरिजन्स कहते थे। वो हरिजन्स के राइट के लिए लड़ते थे, और उन्होंने ही जो है अनटचेबिलिटी को हटाया है। उन्होंने ही बहुत मशक्कत की है कि छुआछूत की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो गई। पुराने ज़माने में क्या होती थी, अगर किसी छोटी जात के लोगों ने कल छू दिया तो क्या हुआ, उस कल को फिर बड़ी जात के लोग प्रयोग नहीं करते थे। जो सरासर जो है ये वाहियात बेवकूफ़ किस्म की चीज़ें थी, मतलब बिना पैर बिना हाथ की चीज़ें थी, लेकिन वो लोग इसका प्रयोग करते थे। तो इसके लिए जो है गांधी जी ने बहुत ही मशक्कत किया है ना, कि ये सब चीज़ जो गलत धारणाएं हैं ये सब हटाई जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल। और आज के डेट में अगर कोई भी भेदभाव कर रहा है और अगर उसकी शिकायत हो जाए तो हरिजन एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट है, वारंट उसको बेल भी मिलना उसके ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है ना, जो हम फिर लास्ट आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो लास्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता था कि पुराने ज़माने में लोग टाइटल्स का इस्तेमाल करते, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल। जैसे आपका नाम, अगर आपका नाम हो गया XYZ, आपका नाम है मोहित, तो आप लगाएंगे राय बहादुर मोहित। नाम आपका सिर्फ मोहित है, लेकिन आपने आगे लगाया क्या, राय बहादुर मोहित। या आपके ऊंचेपन को दर्शाने के लिए, आपके घमंड को दर्शाने के लिए, आपके बड़ेपन को दर्शाने के लिए ये लोग लगाते थे। लेकिन जब सरकारें आई तो सरकार ने ये कहा कि आप ये सब नहीं लगा सकते हैं। कई लोग, जैसे कि कई लोग को अगर पद्मश्री मिला हुआ है जो बहुत ही सम्मानित है, कोई लोग को भारत रत्न मिला हुआ है जो सबसे बड़ा सम्मान है हमारे देश में, तो वो अपने नाम के साथ भारत रत्न लगा लेते थे। भारत रत्न XYZ, भारत रत्न शोभित, भारत रत्न सुशोभित, है ना। अगर आपका नाम उतना ही है, शोभित या सुशोभित है, तो आपने लगा लिया भारत रत्न शोभित, भारत रत्न सुशोभित, पद्मश्री सुशोभित, है ना। ये सब लगाना जो है गलत है। सरकार ने बोला ये सब आप नहीं कर सकते हैं। कई आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, और उसके कारण जो है उनका सम्मान जो है उनसे छीन लिया गया है, उनसे वापस भी ले लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 18, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपको आर्टिकल 18 के अंतर्गत। आर्टिकल
18 के अंतर्गत ये आपको आता है। सो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, मतलब ये रोकता है, मना करता है, द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल्स, कोई भी टाइटल, कोई भी स्टेट जो है किसी को कोई एक्स्ट्रा ऊपर से जो है ज़्यादा ये करके, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उससे कोई टाइटल्स नहीं दिया जा सकता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास नोन एज राय बहादुर, है ना, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था ताकि जो उनके अंदर काम करे उन्हें थोड़ा प्रिविलेज, थोड़ा प्राउड महसूस हो। द टाइटल्स हैव बीन एबॉलिश्ड, अब इन सभी टाइटल्स को खत्म कर दिया गया है। हाउएवर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस कैन बी कन्फर्ड टू द स्टूडेंट्स, सिर्फ मिलिट्रीज को दिया जाता है ना, अगर मिलिट्री में है, किसी की देश के लिए काम करते करते मौत हो गई तो उनको ये टाइटल दिया जाता है क्योंकि वो देश के लिए समर्पित हैं, वो, है ना। आप देखेंगे मिलिट्रीज को जो है हमारे देश के झंडे में बांध के लाया जाता है क्योंकि उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है, अपनी जान को निछावर किया है। क्या आपने कभी देखा है किसी नेता को किसी झंडे में बांध रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े ही नेता क्यों ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये लोग, नेता लोग जो है वो एक गिमिक खेलते हैं ना, वो एक गेम खेलते हैं, जबकि हमारे मिलिट्री जो है, हमारे देश के जो नौजवान हैं वो देश के लिए समर्पित होते हैं, उनका एक एक खून, एक एक कतरा जो है देश के लिए समर्पित रहता है ना। So these titles have been abolished. However, military and academic distinctions can be conferred on the citizen of India. The award of Bharat Ratna and Padma Bhushan cannot be used as a recipient as title. And जो मैंने आपको बताया कि जैसे भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जो है आप अपने टाइटल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपका नाम है मोहित कुमार तो आप सिर्फ मोहित कुमार इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही आपको कोई बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको भारत रत्न दिया गया हो तो आप भारत रत्न मोहित कुमार नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है भारत रत्न, तो वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, वो सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है और अगर ऐसा आगे भी करेगा तो उसकी टाइटल्स जो है उससे छीनी भी जा सकती है, उसका सम्मान उससे वापस भी लिया जा सकता है ना। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो लोग जितने बड़े होते हैं वो उतने विनम्र होते हैं, तो जो लोग जिसका ओहदा जितना बड़ा होना चाहिए उससे उतना विनम्र होना चाहिए। आपने देखा है एक आम के पेड़ को, अगर आम का पेड़ पहले जब बड़ा होता है, पहले छोटा रहता है तो वो सीधा रहता है, फिर जब बड़ा हो जाता है और जब उसमें आम हो जाती हैं बहुत सारे तो वो झुक जाता है, मतलब वो विनम्र हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के सामने झुक रहा है, इसका मतलब है कि वो और विनम्र हो जाता है ना। तो आप इन सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। जो भी मैं होमवर्क देता हूँ मुझे कभी वो वापस नहीं मिलता है, कभी भी आज तक किसी भी बच्चे ने वो वापस बना के नहीं दिया है, बहुत ही दुख भरी बात है। तो मैं तो आपको सिर्फ समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कृपया करके इसे ठीक से पढ़िएगा, अपने बुक्स को भी खोलिएगा, जो मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस में बता रहा हूँ उसे भी पढ़िएगा और फिर उससे रिलेट कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी कि यहाँ पे जो है सर क्या कहना चाह रहे हैं और बुक्स के माध्यम से मुझे क्या कहा जा रहा है, और उन चीज़ों को जो हम को रिलेट अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम जो अच्छी तरह से बांध के रख सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही क्लास के लिए। Thank you so much to all the students of Pride India Central School and all the guardians of Pride India Central School and all the students worldwide। आप तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत ही सराह रहे हैं, अच्छे कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे बता पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से मैं आप लोगों को मदद करता रहूँगा। और जब भी आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो हमारे स्कूल का 24/7 हेल्पलाइन जो है व्हाट्सएप जो आपके लिए हमेशा है। और तो आज के लिए बस मैं इतना ही। आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन एंड आई हैव बीन टेकिंग क्लास ऑन बिहाफ ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल, राजधाम, खगड़िया, महसकुट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट। हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने करके दिखा है। इस साल भी सोशल स्टडीज़ में जो है हमारे स्कूल के जो है राजीव कुमार ने जो है बहुत ही अच्छा नंबर लाया है। 90+ मार्क्स ला के उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से आप लोग को मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।